जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे प्लेटो की इस फिलोसफी के बारे में जो हम सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज के अंदर दोस्तों हम सुक्रेट्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं, प्लेटो की आइडियल स्टेट के बारे में इंट्रोडक्शन जान चुके हैं हम। साथ ही हम प्लेटो की क्या क्या प्रिंसिपल्स है इसको लेकर हमने लास्ट वीडियो में चर्चा कर रखा है, हमने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है प्लेटोज शिक्षा व्यवस्था, यानी कि प्लेटोज की एजुकेशन सिस्टम क्या थी। एजुकेशन सिस्टम से पहले हम ये जानते हैं कि प्लेटो एकमात्र ऐसा फिलोसफर हुआ जो एक आइडियल स्टेट की सपना देखता है। वो चाहता है एक आइडियल स्टेट बनाना, एक ऐसा आइडियल स्टेट जहाँ के सभी लोग एजुकेटेड हों और राजा दार्शनिक हों। और आइडियल स्टेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो दो तकरीब निकालता है। दो तकरीब ये तकरीब है। इससे पहले हम ये जानते हैं दोस्त कि एरिस्टोटल, सुक्रेट्स एंड प्लेटो तीनों के अपने अपने विचार हैं, तीनों अपने अपने गुरु शिष्य हैं। सुक्रेट्स से अगर हम बात करें तो सुक्रेट का जो चेला कहलाता है प्लेटो यानी कि शिष्य, एंड जो प्लेटो का शिष्य है वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल नीचे आता है यानी कि अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर के नाम से जाना जाता है। प्लेटो और सुक्रेट ने अपने समय के उन तमाम राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को समझा और इस चीज़ का निष्कर्ष निकाला कि समाज के अंदर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। उस समय की पॉपुलेशन मात्र 500 हुआ करते थे। एथेंस और स्पार्टा की बात मैं बताऊं तो एथेंस की पॉपुलेशन 500 साढ़े 500 के आसपास थी। तो उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट डेमोक्रेसी एथेंस में हुआ करते थे। तो डेमोक्रेसी का राइज भी कहीं ना कहीं वहीं से माना जाता है, जिसको प्लेटो ने भीड़ तंत्र का नाम दिया। लोकतंत्र को भीड़ तंत्र कहा। अब चलिए दोस्त आपको मैं समझाता हूँ। प्लेटो चाहता है एक ऐसा स्टेट जहाँ का राजा एक फिलोसफर हो। इसी की फिलोसफी के तहत प्लेटो दो प्रिंसिपल यानी कि दो तकरीब देता है ताकि एक वो आइडियल स्टेट बना सके। और आइडियल स्टेट मैंने आपको अभी बताया, एक ऐसा स्टेट जहाँ का राजा एक फिलोसफर हो, एक दार्शनिक हो और जहाँ की जनता एजुकेटेड हो। इसलिए अपनी आइडियल स्टेट को जो उसने सपना देखा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको साकार रूप देने के लिए वो दो तकरीब देता है। सबसे पहला स्टेट की, यानी कि दोस्तों मान लो एक जो जनता है देश की, उस पूरी जनता को एजुकेटेड करना, तभी एक स्टेट आइडियल स्टेट में चेंज हो सकता है। पहला पॉइंट उसने ये बताया, पहली तकरीब। दूसरी बात उसने बताया कि जो देश के गार्जियंस हैं, गार्जियंस मतलब संरक्षण है। क्या होता है गार्जियंस का मतलब? संरक्षक वर्ग, संरक्षक जो प्रोटेक्शन देता है। पहला फिलोसफर और दूसरा सैनिक यानी कि सोल्जर्स, यानी कि संरक्षक वर्ग यानी कि जो गार्जियंस कैटेगरी है, इसके अंदर दो कैटेगरी के लोग आएंगे, एक फिलोसफर और एक सोल्जर्स। इन दोनों के लिए एक अलग तरीके के सिस्टम बनाया गया और इस सिस्टम के तहत जिसको बोला गया है संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइफ्स। इस सिस्टम के तहत दार्शनिकों को और सोल्जर्स को कुछ अलग से नियम दिए जाएंगे जो और लोगों से विशेष नियम, स्पेशल कुछ अलग से हटकर होगा ताकि प्लेटो अपनी आइडियल स्टेट को इम्प्लीमेंट कर सके। तो हम बेसिकली इन्हीं दो पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे कि प्लेटो एक आइडियल स्टेट को बनाने के लिए किस तरीके की एजुकेशन सिस्टम चाहता था, पहली बात। दूसरी बात, ये जो गार्जियंस जिसके अंदर फिलोसफर और सोल्जर्स आते हैं, इनको वो किस तरीके का एक सिस्टम, विशेष सिस्टम जो अलग तरीके का सिस्टम देना चाहता है, एक अलग तरीके का एक विशेष आधार पर देना चाहता है। वो चीज़ क्या है जिसको हमने कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइफ्स का नाम दिया है। ठीक है, स्त्रियों का साम्यवाद भी दोस्तों इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद कहा जाता है। आखिर ये मतलब क्या है? इसलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्लेटो को फर्स्ट कम्युनिज्म या फर्स्ट कम्युनिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। खैर दोस्तों, हम दोनों पॉइंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्लेटोस की जो फिलोसफी है एजुकेशन की, हम इसको समझेंगे। अब एक ये फिलोसफी है, फिलोसफी का मतलब है ऐसा होना चाहिए। अब एक सपना, एक इमेजिनेशन है प्लेटो की है, जो प्लेटो ऐसा चाहता था एक आइडियल स्टेट को बनाने के लिए, जिसमें हम पहले डिस्कस करेंगे प्लेटोस की फिलोसफी में जो एजुकेशन सिस्टम था उसका वो क्या था। तो द रिपब्लिक जो इसकी बुक है, इस बुक के अंदर ये डिस्कस कर रहा है। हम जो भी चीज़ समझेंगे मैं कोशिश करूंगा उसको मैं एनिमेशन के थ्रू समझाऊं ताकि टॉपिक सीधे आपके खोपड़े में घुसे और आपको कुछ समझ में भी आए। चलिए हम पहले समझते हैं प्लेटो की फिलोसफी का कौन सा पार्ट। सबसे पहला कौन सा है? उसका एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहले हम समझते हैं एजुकेशन सिस्टम की। प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम इक्वलिटी पे बेस्ड था। जैसे कि आज हम बात करते हैं कहीं ना कहीं दोस्तों इक्वलिटी की, समानता की दोस्तों आज हम बात करते हैं। सेम उस समय भी प्लेटो ने समानता, इक्वलिटी की बात करी।
इक्वल एजुकेशन मिलना चाहिए और इस इक्वलिटी के तहत एजुकेशन मिलना चाहिए। होगा क्या इस एजुकेशन सिस्टम में, चलिए इसकी बात करते हैं। इसको मैं आपको एक एनिमेशन के थ्रू समझाता हूँ, समझ में आएगा। जैसे ही दो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, उनका जैसे ही बच्चा होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उन बच्चों को ले लेगी, यानी कि जो स्टेट है उस बच्चों को स्टेट अपने पास ले लेगी और उस बच्चे को अपने माता पिता का पहचान तक नहीं पता होगा कि उसके माता पिता कौन है। क्यों? क्योंकि उस बच्चों को अब तो गवर्नमेंट यानी कि स्टेट ने ले लिया है और ये पेरेंट्स के पास अब अपना कोई सा बच्चा नहीं रहा है। जैसे ही बच्चा आ जाएगा गवर्नमेंट के पास, अब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उनको हम इस टाइम से लेके इस टाइम तक ये एजुकेशन देंगे, जिसमें सबसे पहला जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 10 ईयर्स तक, यानी कि जब तक बच्चा 10 साल तक नहीं हो जाता, 10 साल तक का नहीं हो जाता, तो 10 साल तक यानी कि 10 साल के एज तक हम उसको सबसे पहले खेल कूद की एजुकेशन देंगे, जिसमें बच्चा इतना परिपक्व हो जाएगा खेल कूद के अंदर, जो कि स्टार्टिंग में सभी बच्चे को चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोस्तों तानाशाही की बातें, बच्चों को बंकर में बंद कर देंगे, उनको खेलने नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। प्लेटो ने बोला कि 10 साल की एज तक बच्चों को हम पूरे योगा सिखाएंगे, हर फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल मतलब कि यहाँ पे हर फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो योगा का हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, हम सब कुछ बच्चों को सिखाएंगे। कब? 10 की एज तक, टिल द एज ऑफ 10 हर एक्टिविटी खिलाएंगे। और ख़ास बात तो ये कही प्लेटो ने कि हम बच्चों को इतना अच्छे तरीके से योगा सिखा देंगे, इतने अच्छे से, मतलब कि उनको शारीरिक या हेल्थी, उनको मतलब कि पूरा कैसे तो तंदुरुस्त कर देंगे ताकि वो कभी बीमारी ना पड़े। प्लेटो यहाँ तक ये कह देता है। अब भाई योगा की कहानी तो हम सब जानते हैं यार, पहली चीज़ तो ये। और साथ ही इस 10 साल की एज तक बच्चों के बहुत बड़ा सा प्ले ग्राउंड भी होगा, उस प्ले ग्राउंड के अंदर बच्चा खेल सकता है। जिस तरीके से आज हम झूले वगैरह देखते हैं, उस तरीके से सिस्टम में प्लेटो ने इमेजिनेशन किया था कि बच्चों को इस तरीके से खेलने की सब चीज़ मिलेगी। एक प्ले ग्राउंड होगा, हरे भरे मैदान होंगे, बच्चा वहाँ पे खेलेगा, 10 साल तक एज तक बच्चा फुल मजे करेगा। जिसमें एजुकेशन सिस्टम के अंदर, इसके अंदर पहला योगा को विशेष रूप से शामिल किया गया ताकि बच्चा कभी बीमारी ना पड़े, ताकि उसको दवाई वगैरह या मेडिसिन कुछ खाना पड़े। 10 साल तक फुल फुर्ती होगा, शारीरिक एक्टिविटी ठीक से करेगा। जैसे उसकी 10 साल की एज खत्म हो जाएगी, बात आती है दोस्तों 11 साल से लेकर 15 साल तक। 11 साल से लेकर दोस्तों 15 ईयर तक, यानी कि 11 से 15 ईयर्स तक अब बच्चों को संगीत की एजुकेशन दी जाएगी, उसको गाने सिखाए जाएंगे। गाना तो बच्चा यूँ सीख जाता है, लेकिन फिर भी उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तहत उसको गाना सिखाया जाएगा, उसको गाने के लिए कहा जाएगा। अब वो जब भी चाहे अपना मतलब कहीं पे दोस्त गाना गा सकता है, गाना सुना सकता है, और चीज़ों को इस तरीके से बताया जाएगा ताकि उसको गाने में जैसे इंटरेस्ट हो जाए, तो जो भी चीज़ उसको बताया जा रहा है वो भी गाने में बताया जाए, गा कर बताया जाए, तो उसको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए 11 साल से 15 साल की एज तक बच्चे को इस समय कम से कम तो मैथमेटिक्स की, हिस्ट्री की और साइंस की बेसिक नॉलेज तो दे दिया जाएगा, ताकि बच्चा इस समय तक आके कम से कम उसके बाद बेसिक नॉलेज हो इन सभी चीज़ की, आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो बच्चा 15 साल तक हो चुका है, यानी कि 15 ईयर की एज में आ गया, अभी तक एक बार भी एग्जाम्स नहीं हुए हैं, ये ध्यान रखना। 10 साल तक वो फिजिकल एक्टिविटी में ही पड़ा हुआ था, योगा वगैरह अपना कर रहा था। 11 से 15 तक वो सिंगिंग भी सीख रहे हैं, गाने भी गा रहा है, साथ ही वो इन तीनों सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, यानी प्लेटो ने मैथमेटिक्स, हिस्ट्री और साइंस को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया है, इसलिए इन तीनों को वो 14 यानी कि 11 से लेकर 15 साल तक सिखाने की बात करते हैं। यानी कि ये 5 साल का जो टाइम पीरियड है, इसमें बच्चों को इन तीनों सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज दे दी जाएगी। लेकिन इनकी जो नॉलेज दी जाएगी वो इस तरीके से दिया जाए जो बच्चा अब तक सीखता आ रहा था। यानी कि 11 साल से लेकर 15 साल तक बच्चा गाने सीख रहा था, तो गाने में उसको इंटरेस्ट हो गया, तो बच्चों को दोस्तों जो भी बताया जाएगा वो गाने की तरह बोल के बताया जाएगा, सिंगिंग के रूप में बताया जाएगा, है ना। अब जैसे कि मैं आपको पढ़ाऊँ यहाँ पे, तो प्लेटो कहता है, अब मैं गाने गा कर सिखाऊंगा तो सीधा आपके फोपड़ में आएगा। ऐसे याद करो, जब भी कुछ होता है, हम मान लो कोई गाने सुनते हैं तो हमें वो चुटकी झट से याद हो जाता है ना, ऐसा हम फटाफट याद कर लेते हैं। वही दोस्तों आपको मैं 4 से 5 लाइन याद करने के लिए दे दूँ, एक पेज पे लिख के दे दूँ, तो आप पूरे दिन रटते रह जाओगे, याद भी हो गया तो सुबह भूल जाओगे, शाम भूल जाओगे। लेकिन एक गाना हमें याद होता है कई सदियों तो कई जन्मों तक याद रह जाएगा, मतलब कि जन्मों मतलब कई टाइम पीरियड तक हमें याद रह जाएगा, एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक। तो गाने का इम्पैक्ट हमारे माइंड पर ज़्यादा होता है और ग्रिप भी बहुत तगड़ी होती है, हमें वो अच्छे से याद भी रह पाता है। तो इस चीज़ों को प्लेटो ने कहा था कि हम चीज़ों को गा कर बताया जाएगा बच्चों को, ताकि वो चीज़ मैथमेटिक्स की, साइंस की और जो हिस्ट्री की नॉलेज है उनके पास वो माइंड में रहे सदा के लिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों को टीचर आएगा यूँ पढ़ेगा, हेलो बच्चों, ये बच्चा बोरिंग हो जाएगा, यूँ करे सो जाएगा। आज सोने का रीज़न क्या है बच्चे को, है? आज स्कूल जाते हैं अटेंडेंस के लिए,
पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ बच्चों की टीचर की मार के डर से, एंड पढ़ाई करते हैं तो बस मार्क्स ज़्यादा चाहिए हमें, स्किल चाहे बाढ़ में मार्क्स चाहिए, दिमाग में कूड़ा कचड़ा है जो भी है भरा है, बस मार्क्स चाहिए। यहाँ पे मार्क्स की वेटेज ज़्यादा है ना कि लोगों की स्किल्स की वेटेज ज़्यादा है। अगर बच्चों को समस्याओं के समाधान का तरीका सिखा दिया जाए तो उसके पास बहुत तगड़ा स्किल आ जाएगा, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं है। समस्या है उससे निपटना कैसे, बच्चा ये ना सोचकर उससे डिप्रेशन में आने का बहुत जल्दी सोच लेता है, जिसके कारण से बहुत सारे बच्चे साल भर सुसाइड भी करते जाते हैं। लेकिन ये प्लेटो ने सही कहा यहाँ पे कि लोगों को एजुकेशन हम सिंगिंग के माध्यम से देंगे, ये थोड़ा अच्छा तरीका है, लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब वो चीज़ उस समय ये दोस्तों पॉसिबल था, आज तो पॉसिबल भी नहीं है। आज टीचर इतने बेसुरे हैं गाने में कि कैसे गाएंगे, टीचर के अपमान नहीं कर रहा, लेकिन गाने गा के सुनाएंगे तो कैसे काम चलेगा भाई, है पढ़ाना है कि पूरा गाने में निकाल देना है, बच्चा उसको मजे में लेके चला जाएगा, फिर ये भी हो जाता है। लेकिन उसको फिर भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, चीज़ों को एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाकर, ये भी तो हो सकता है। अब बात आते हैं हम 16 से लेकर 20 ईयर तक। अब 16 से 20 साल तक बच्चों को पढ़ाया क्या जाएगा, इसके अंदर बच्चों को मोरल एजुकेशन दी जाएगी, क्योंकि बच्चा अब तक 15 साल का जब हो जाता है कहीं ना कहीं उसमें मेजोरिटी कहीं ना कहीं आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस मेच्योरिटी के एज में उसको मोरल एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। मोरल एजुकेशन का मतलब है सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में बताओ। हम एक देश के नागरिक हैं तो हमारे पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या राइट्स है हमारे पास, इसके बारे में बताया जाएगा। उसको केयरिंग किस तरीके से करना चाहिए, हम अपनी केयर और जो भी हम ग्रुप में जिसके साथ रह रहे हैं उसकी केयर किस तरीके से, पेरेंट्स से अलग रह रहे हैं बच्चे, अब तक पेरेंट्स का तो अता पता तक नहीं है ना, क्यों, क्योंकि उसको स्टार्टिंग में छीन लिया था स्टेट ने, याद करो आपको मैंने बताया था, स्टेट के पास बच्चा आ गया था, ये हुआ था। तो उनको केयरिंग के बारे में सिखाया जाएगा, उनको फेयरनेस के बारे में सिखाया जाएगा, किस तरीके से कोई भी काम हम फेयरनेस के साथ करें, निष्पक्ष के साथ करें, क्योंकि बच्चों के एजुकेशन में मोरलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपना एक कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी और अपना एक पर्सनल डेवलपमेंट वो कर सकता है मोरलिटी की राह पे। वरना वो नैतिकता से भटक गया तो रास्ता भटक जाएगा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाया जाएगा, है ना दोस्त। इस तरीके से ट्रस्ट क्या होता है ये, अब देखो, अब आज भी हमारे पास ऐसे कुछ संस्कार हैं जो शिक्षा से पहले दे दी जाती है, और ये संस्कार हमें घर परिवार समाज आस पड़ोस से मिलता है। अब किसने कहा था हमें कि जब भी कोई आए, जैसे कि क्लास में जब हम होते थे तो क्लास में जैसे दोस्तों टीचर एंट्री करते थे रूम में, क्लासरूम में, तो हम सब के सब खड़े हो जाते थे, हैं। तो हमारे एक समझ लो कि तरीके से एक संस्कार बन चुका था हमारा, क्योंकि दोस्तों शिक्षा से पहले संस्कार चाहिए होता है, व्यापार से पहले व्यवहार चाहिए होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। ये दोस्तों प्लेटो ने जो बातें कही है सच में दमदार बातें, ठीक है। तो 20 साल की एज तक मोरल एजुकेशन दे दी गई। अब एक चीज़ देखो, बच्चा 10 साल तक फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, 11 से लेकर 15 साल तक कहीं ना कहीं म्यूजिक्स के साथ साथ सिंगिंग भी सीख रहा है, साथ ही वो मैथमेटिक्स की एंड हिस्ट्री की और साइंस की बेसिक एजुकेशन भी ले रहा है। 15 साल जैसे ही हुआ, 15 से 20 साल की एज तक वो मोरल एजुकेशन पूरा ले चुका है। अब 20 साल की एज तक आकर वो कहीं ना कहीं एक मैच्योर हो चुका है। अब वही तक 20 यानी कि 20 साल से पहले जब तक वो बच्चा सीख ही रहा था, लेकिन उसने एक भी एग्जाम्स नहीं दिए। लेकिन आज हमारे पास क्या होता है, हर साल एग्जाम्स का प्रेशर, अरे जनवरी मार्च का महीना, फरवरी का महीना आया नहीं, बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर, तमाम तरह के प्रेशर होने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था। अब होगा क्या, जैसे ही बच्चा 20 साल का हो जाएगा, 20 का एज का हो जाएगा, अब दोस्त एक एग्जाम्स होगा जिसको महान एग्जाम्स कहा जाएगा, ग्रेट एग्जाम। 20 साल के एज में उस स्टेट में रहने वाले सभी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे, सभी एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि इससे पहले कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं हुए। अब जो भी उनको सिखाया गया है, जो भी सब्जेक्ट्स रिगार्डिंग सिंगिंग, रिगार्डिंग म्यूजिक, रिगार्डिंग, उनको सब कुछ एग्ज़ाम के रूप में एक क्वेश्चंस पेपर दिया जाएगा जिस पे उनको आंसर देना है, वो भी लिख कर ही देना है। इस तरह के सब उनका एग्ज़ाम होगा। 20 साल की एज में पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है। अब जैसे ही दोस्तों ये एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम में जो भी फेल हो गए, इस परीक्षा में जो फेल हो गए, उनको ट्रेडर, इंजीनियर और फार्मर बना दिया जाएगा। उनको या व्यापारी बना दिया, जाओ तुम व्यापार करो, या तुम जाओ मिस्त्री बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या फार्मर किसानी, जाओ खेती करो, खेती बाड़ी करो, लोगों का पेट भरो। जो फेल हो जाएंगे वो, और जो पास हो गए उनको 21 साल की एज से लेकर 30 साल की एज तक एडवांस्ड फिजिकल एजुकेशन दिया जाएगा और एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी सिखाई जाएगी। मानसिक और शारीरिक शिक्षा दी जाएगी उनको एडवांस लेवल पर, और उनका जो मानसिक संतुलन है वो इस तरीके से डेवलप किया जाएगा ताकि वो समस्याओं को समझे और उसका समाधान करे। आज हमारी एजुकेशन सिस्टम प्रॉब्लम्स को तो बताती है,
लेकिन दोस्त उसका सॉल्यूशन नहीं बताती है। आज तक हमारे चैप्टर के सिलेबस में, हमारे जो सिलेबस थे उसमें सभी चैप्टर्स तो होते हैं, लेकिन आज तक उसमें ये चैप्टर्स तो कहीं नहीं मिला कि कोई भी समस्या आ जाए तो उसको कैसे टैकल करें। ऐसा कोई भी समस्या नहीं है, ऐसा कोई भी चैप्टर आपके सिलेबस में हमें तो नहीं पढ़ाया गया भाई कभी। क्लास 12 के बाद देखो, इंडिया है भाई, मिडिल क्लास के फैमिली बहुत ज़्यादा यहाँ पे होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बहुत होते हैं। तो क्लास 12 के बाद ऐसा कोई चैप्टर है आपके सिलेबस में हो तो मुझे बताना भाई। हाउ टू अर्न मनी, हम पैसे कैसे कमाएं, पैसे के बारे में हमें नॉलेज नहीं दी जाती। हमें दोस्तों ऐसा होता नहीं दोस्तों, जब तक शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना होगा, देश में दोस्तों सिर्फ नौकर ही पैदा होंगे, और आज सेम यही चल रहा है। मानसिक लेवल पे विकास करना होगा। देश के लोग खड़े खड़े इस तरीके से अपना दिमाग लगाए ताकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन झट चुटकी में निकाल दे। इस तरीके का डेवलपमेंट लोगों को स्किल डेवलपमेंट के तहत आता है। अब ये स्किल कौशल विकास का रूप है। लोगों को आज तक इस कौशल को तो सिखाई नहीं गया कि समस्या का समाधान कैसे करना है। समस्या में आ जाऊं तो लोग डिप्रेशन में पहले चले आते हैं, सॉल्यूशन तो दोस्तों दूर की बात है। ये इंडियन की सच्चाई है, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम पूरा खोखला है। मैकॉले की दोस्तों पॉलिसी थी, भारत को सदियों तक गुलाम बना कर रखेंगे। आज डायरेक्ट गुलाम बना रखा है, कल को जो हम यहाँ चले जाएंगे तो इनडायरेक्ट मानसिक रूप से गुलाम बना लेंगे, और आज हम सब के सब वही है। आज जरूरी है कि हमारे इस खोपड़े को, ढक्कन को खोलना है और बाहरी उन नॉलेज को अंदर लाना है जो हमारे इस अस्तित्व को बचा सके। इस अस्तित्व को बहुत खतरा है, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम हमें आगे नहीं बढ़ा सकता। इसमें बहुत बड़ी चेंज की जरूरत है। यही चीज़ दोस्तों आज से इतने साल पहले प्लेटो समझ चुका था। बताओ दोस्तों, 427 ईस्वी पूर्व में है प्लेटो भाई ये सब चीज़ें बता रहा है, इसी पूर्व में BC में बता रहा है। बताओ, तो बहुत बड़ी बात है उस समय। तो अब होता है कि मानसिक संतुलन, और हम उनके ये जो है रीजनिंग, क्रिएटिविटी, स्किल डेवलपमेंट, हम इन चीज़ों का डेवलपमेंट करेंगे कब? 21 से लेकर 30 साल की एज तक। फिजिकल एजुकेशन में तो दमदार बना देंगे, और डोले सोले फुल हट्टी पत्ती तगड़ी सब बातचीत होगी, चिटपिट कर देंगे दुश्मन को, मतलब किस तरीके से उनको ताकत हेल्थी बना देंगे पूरा। 30 साल का जैसे ही एज हो जाएगा उसका, तो 30 साल के एज में फिर से एक एग्ज़ाम होगा। अब दोस्तों ये जो एग्ज़ाम होगा, इसके अंदर एक तरफ से कह सकते हो कि 30 साल के एग्ज़ाम्स में लेकर इसमें बिहेवियर तरीका, मतलब कि बिहेवियर किस तरीके का होना चाहिए वो समझाया जाएगा। यानी कि अब क्या होगा दोस्तों, बिहेवियर का तरीका जो समझाया गया अब तक का, ये सब तो पूरा बता दिया गया। लेकिन अब जो 30 साल के एज में अब जो एग्ज़ाम हो रहा है, इसको फिर से ग्रेड एग्ज़ाम का नाम दिया गया। कौन सा एग्ज़ाम? ग्रेड एग्ज़ाम, महान एग्ज़ाम। अब इस एग्ज़ाम में जो भी फेल हो गए उनको क्या करना होगा? उनको सैनिक का काम करना होगा दोस्तों। उनको सोल्जर बना दिया जाएगा। जाओ, अब जाओ बॉर्डर पे लड़ो, जाओ देश की रक्षा करो, एथेंस की तरफ से लड़ाई करो, एथेंस पे कोई अटैक ना कर दे, एथेंस को प्रोटेक्शन दे। यानी कि इस तरीके से 30 साल की एज में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें जो फेल हो रहे हैं दोस्तों, अब जाके वो मिलिट्री यानी कि सैनिक को ज्वाइन कर लेंगे, अब वो सबके सब सैनिक बन जाएंगे। लेकिन 30 साल के एज में दोस्तों जो एग्ज़ाम हुआ, इस एग्ज़ाम में जो पास हो जाएंगे, फेल वाले तो सैनिक बन गए, लेकिन दोस्तों जो पास हो जाएंगे उनको 31 साल से लेकर 35 साल की एज तक फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, उनको दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। ये दोस्तों वो शिक्षा है जो प्लेटो सभी को देना चाहता है जो राजा बनेंगे। दर्शन शास्त्र की शिक्षा के बिना राजा राजा नहीं बन सकता। एक देश का शासक फिलोसफर होना चाहिए। दार्शनिक राजा के हाथ में जब तक देश की कमांड नहीं आएगी, उस देश का या उस राज्य का उद्धार नहीं हो सकता, जनता का कल्याण नहीं हो सकता। ये बात दोस्तों दार्शनिक के अंदर होती है। प्लेटो दर्शन शास्त्र की शिक्षा देना चाहता है। कब से? 31 साल से लेकर 35 साल की उम्र तक। बट उस इंसान को इतना परिपक्व बना देंगे कि इतना मैच्योरिटी हो जाएगा, वो दर्शन शास्त्र चीज़ों को, अब के टाइम को देखते हुए आने वाली चीज़ों की समस्याओं को भी समझ लेगा। दर्शन शास्त्र फिर फिलोसफी समझान बना देगा वो, इस वजह से एक फिलोसफर बन जाएगा वो। तो दोस्त ये जो फिलोसफर है इसमें वो चारों सद्गुण होंगे। ये न्याय पे आधारित होगा, वो जस्टिस पे बेस्ड होगा, वो न्याय देना जानता होगा, राज्य न्याय पे आधारित होगा। साथ दोस्तों साहस, संयम, ये सब इसके अंदर भरपूर होगा इसके अंदर, लेकिन ये न्याय पे आधारित होगा, न्याय पे बोल जस्टिस पे बेस्ड होगा ये। तो 31 साल से लेकर 35 साल की उम्र तक क्या होगा दोस्त? दर्शन शास्त्र की, फिलोसफी की एजुकेशन दी जाएगी इसको। 35 साल का उम्र दोस्त जैसे ही खत्म हो जाएगा तो 36 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक, क्योंकि 35 साल के उम्र तक तो अभी तक वो बंदा अपने घर गया ही नहीं है, उसको संस्कारिक जीवन के बारे में पता नहीं है। अब उसको 36 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक एक संस्कारिक जीवन में छोड़ दिया जाएगा। जा भाई तो अपना घर बना, उस घर में रहे, बट ग्रुप में रहियो,
ठीक है, ताकि तेरे को एहसास हो कि मैं अकेला नहीं हूँ और ना मेरे में घमंड है, ग्रुप में रह लो। अब दोस्त को संस्कारिक जीवन जीना स्टार्ट कर देगा, सुख संपदा होगी उसके पास, लेकिन अपनी सब कुछ होगी उसके पास, बाल बच्चे सब कुछ होंगे इस समय तक। तो 36 साल से 50 साल की एज में दोस्त वो संस्कारिक जीवन जिएगा, ठीक है। अब वो संस्कार सीखेगा। उसने एजुकेशन एक्टिविटीज़ बहुत सीख ली, फिलोसफी सीख ली, लेकिन उसने अभी तक संस्कार नहीं सीखा जो घर में सीखने को मिलता है। दोस्तों माँ बाप हमें वो एजुकेशन देते हैं जो हमें कोई किताबी ज्ञान नहीं मिलता। कभी कभार दोस्त हम अपने माँ बाप को भी उल्टा बोल देते हैं, लेकिन आगे चल के वो चीज़ हमें रियलाइज़ हो पाता है कि नहीं, हमारे माँ बाप उस जगह पे ठीक थे जो हमने उस समय गलत कर दिया था। तो एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी आपके मम्मी तो नहीं, पापा, क्योंकि पापा का प्यार कभी दिखता नहीं है सामने। वो प्यार इस तरीके का होता है जो अंदर अंदर ही होता है और वो हम रियलाइज़ कर सकते हैं। पापा जो भी कभी हमेशा कहेंगे दोस्तों वो कठोर शब्द होगा, लेकिन एक एक चीज़ बात सच्चाई होगी। उस राह पे चलने वाला इंसान कभी ठोकर नहीं खा सकता। इसलिए दोस्तों मेरे पापा हमेशा कहते हैं, मनीष तो जो करता है वो सही करता है, बस पापा की राह पे चलता हूँ। जब तक दोस्तों मैं अपने पेरेंट्स के कदमों में गिरा हूँ, ऊपर उठता रहा हूँ। बाकी दोस्त पेरेंट्स का हमेशा मतलब शुक्रगुजार होना चाहिए हम सभी का कि यार मतलब कि जिसने हमें 9 महीने अपने कोख में रखा, हम उनके लिए कुछ ऐसा कुछ करें ताकि वो हम पे प्राउड फील करें। ऐसा आप भी चाहते हो ना, जरूर करना। IAS बनो, IPS बनो यार, कुछ ऐसा करो, खाल डालो, मज़ा आ जाएगा। चलिए दोस्तों टॉपिक पे आते। 36 से लेकर 50 साल की उम्र तक वो बंदा संस्कार जीवन सीखेगा। जैसे संस्कार जीवन वो सीख गया, सब कुछ सीख गया, तो 50 साल की एज में फिर से एक महान परीक्षा होगी, तगड़ा एग्जाम होगा, एक बहुत बड़ा एग्जाम है 50 साल की एज में। क्योंकि 50 साल से पहले कोई राजा बनने लायक नहीं होता, इसलिए 50 साल की एज में जब एग्जाम होगा तो जो इसमें फेल हो गया वो बनेगा सैनिक, उसको सोल्जर बना दिया जाएगा, और जो पास हो गया वो बनेगा उस राज्य का राजा, वो बनेगा दोस्तों राजा, वो बनेगा किंग। क्या बनेगा? किंग। और ये जो दोस्तों किंग बन रहा है ये क्या होगा? ये दोस्तों होगा एक फिलोसफर। तो एक आइडियल स्टेट किस तरीके से बनेगा ये डिपेंड करता है उस स्टेट की एजुकेशन पे। साथ ही सभी देशों के लोगों को एजुकेट करना होगा, एजुकेटेड बनाना होगा। साथ ही जो राजा बन रहा है उसको भी एजुकेटेड करना होगा। हमारे देश में क्या है, नेता बनने के लिए एजुकेशन नहीं चाहिए, ठप्पा छाप भी चलेगा। देश के नेता जो ऑर्डर दे रहे हैं दोस्त, जो ऑर्डर दे रहे हैं वो तो अंगूठा छाप है, और जो IAS IPS बने हैं दोस्तों वो मोटे मोटे किताबें छाप छाप के दिमाग पगला के बने हुए हैं। अब उनको वो ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, नहीं मानेंगे तो ज़्यादा ट्रांसफ़र कर देंगे, ज़िंदगी हराम कर देंगे। यही होता है। तो जब तक एक देश का बागडोर पढ़े लिखे लोगों के हाथ में नहीं आएगा, देश का कल्याण नहीं होगा। यही दोस्तों चलता रहा है आज तक। तो हम ये सोचे कि नहीं, राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, यहाँ पे जाने से बदनाम हो जाते हैं, लोग मार देते हैं। तो जब तक ये राजनीति ऐसे लोगों के हाथ के मात्र खिलौना बनकर रह जाएगी जो इन राजनीति को अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे, गंदी राजनीति बना के रख देंगे। इसलिए हम जैसे लोगों को, जो युवा हैं, जो पढ़ लिख कर आज इस राजनीति को अच्छे से समझ पा रहे हैं, हमें जरूरत है दोस्त हम इस राजनीति को अपने हाथ में लेके इस देश के भविष्य को इस तरीके से बनाएं। हमारे भी कुछ सपने हैं। जो भारत को पहले विश्व गुरु कहा जाता था, एक समय था, सोने की चिड़िया कही जाती थी, उस सोने की चिड़िया को भारत को फिर से कहा जाए। हम दोस्त फिर से चाहते हैं कि गोल्डन वर्ड हमारा भारत बने फिर से। सेम उसके लिए काम करना पड़ेगा, इकोनॉमिक पावर बननी पड़ेगी, है मिलिट्री पावर, सैनिक पावर, सब कुछ हमारे पास हो। पर कैपिटा इनकम, GDP ग्रोथ करे, एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि कोई बेरोजगार हो ही ना, सबके सब काम करे, पैसे की कोई कमी ना हो, सुख समृद्धि हो, हेल्थ ठीक हो, डिफेंस ठीक हो, एजुकेशन ठीक हो। मतलब जब ये सब कुछ ठीक होगा तो देश अपना भी तरक्की करेगा। लेकिन देश की सरकार तो आज तक हमारे देश में हुआ ही क्या है? आज तक हमारे देश के अंदर धर्म पे बात हुई है, जाति पे बात हुई है। धर्म, तेरा धर्म वो है, वो बंदा बोलेगा नहीं मेरा धर्म वो है। यहाँ पे धर्म से देश के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा धर्म है, ये प्लेटो पहले कह के जा चुका है। धर्म के राह पे चलने वाला इंसान सक्सेस होता है, लेकिन धर्म ही ऐसा चीज़ है जो लोगों को आपस में लड़वा भी देता है। क्यों? क्योंकि लोग धर्म को लेकर कट्टर बन जाते हैं। ऐसा सबको अपने धर्म पे चलना चाहिए। देखो कोई भी चाहे गीता हो, या इस वीडियो का मकसद गीता कुरान तो नहीं यार बताना मुझे, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। अब देखो गीता कुरान बाइबल तो और भी कुछ ग्रंथ होते हों, उनके में एक ही चीज़ होगा जो सब चीज़ के एक ही चीज़ बात कहते हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन, मानव मात्र की सेवा एकमात्र सेवा है जो कि आपको सच्चा धर्म निभाने का एक मौका देती है। बस यही चीज़ यार। लेकिन हमारे देश में क्या है, अब तक का इतिहास दोस्तों हिंदू मुस्लिम पे चला जाता है या तमाम तरह पे चला जाता है। आज एजुकेशन की बात करो, हेल्थ की बात करो, देश इन चीज़ों को छूटकर
यूँ तरक्की पे पहुँचेगा, यूँ पहुँचेगा, यूँ रॉकेट की तरह उड़ जाएगा हमारा देश है। तो एजुकेशन जब तक ठीक नहीं होगा देश की राह ठीक नहीं हो सकती। एजुकेशन एक वो चीज़ है दोस्त जो जीता कहते नहीं है दोस्तों, एजुकेशन उस शेरनी का, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया उसने दहाड़ा है, ये सच बात है। और जिस दिन एजुकेशन हमारे देश का ठीक हो गया, हमारे देश को विश्व गुरु या महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आज के जो टीचर ही ऐसे हैं, सरकारी नौकरी लगने से पहले तो बहुत एक्टिव होते हैं, सरकारी नौकरी लग गया तो लगता है कि उनके पास साला नॉलेज ही नहीं है, पढ़ाने ही नहीं आता इनको, तो ऐसा लगता है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं कि नॉलेज नहीं है, नॉलेज तो भरमार है, चलते फिरते गूगल है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है, लेकिन उस सरकारी नौकरी ने उनको आलसी बना दिया है। हालांकि सब कुछ उनके पास है लेकिन अब वो चाहते नहीं है। सच्ची दोस्त सच्चाई तो ये है। खैर दोस्तों हम ये बात करते हैं, तो अब हो चुकी है फिलोसफर वाली बात, राजा बन चुका है एक। अब हम बात करते हैं एजुकेशन वाली पॉइंट तो खत्म हो गया, आइडियल स्टेट बनाने का पहला स्टेप खत्म। अब आइडियल स्टेट बनाने के लिए जो सेकंड स्टेप है उसकी बात करते हैं। सेकंड स्टेप क्या है? संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद, यानी कि कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइफ्स। इसका मतलब क्या है दोस्त? एक ऐसा सिस्टम जिसको प्लेटो कहता है कि राजा जो भी है, राजा की अपनी कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, राजा की दोस्तों अपनी कोई भी निजी संपत्ति नहीं होगी, राजा की अपनी कोई भी निजी संपत्ति नहीं होगी। इसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो साझी संपत्ति है, कॉमन प्रॉपर्टी है। साझी मतलब होता है दोस्तों सभी की संपत्ति है, वो इसकी संपत्ति नहीं है। इसकी जो वाइफ है दोस्त वो भी इसकी नहीं है, जो राजा की जो वाइफ है वो साझी संपत्ति है। साझी मतलब ये नहीं कि दोस्तों एक इसके वाइफ के ऊपर सब आएंगे, चलो भाई तू मेरी वाइफ है आजा मेरे साथ आजा, ऐसा नहीं है। मतलब इसकी वाइफ ऐसा नहीं है कि इसी की बन के रहेगी, वो सभी के लिए है। जैसे कि एक स्त्री पुरुष सभी जितने भी बाल बच्चे हैं उस स्टेट के अंदर सभी के माता पिता हैं वो, एक स्त्री पुरुष एथेंस के अंदर, मतलब प्लेटो इस तरीके से बताता है। तो राजा के पास ना कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ना ही इनके पास अपना कोई परिवार है। स्त्री का साम्यवाद का मतलब ये जो वर्ड यूज किया गया स्त्रियों का साम्यवाद, इसका मतलब ये है कि राजा से स्त्रियों का अलगाव। राजा के पास कोई बीवी नहीं होगी, ना कोई फैमिली होगी। राजा का धर्म राजधर्म होता है जो प्रजा के लिए होता है, तो राजा का संबंध प्रजा से है। राजा के पास अगर परिवार फैमिली बाल बच्चे हुए तो इसका ध्यान प्रजा पे कम और अपने परिवार पे ज़्यादा होगा, जिससे नेपोटिज्म आ जाएगा। तो नेपोटिज्म ना है, इसके लिए राजा के नज़रों में सब एक जैसे हों। राजा को ये भी नहीं पता होगा दोस्त, जब उसका बच्चा हुआ होगा तो स्टेट से पहले ही अलग कर देता है, छीन लेता है, तो उसको ये भी नहीं पता होगा कि उसके बच्चे कौन हैं दोस्त। इसको अपने बच्चों का पहचान तक नहीं पता होगा, ना ही बच्चों को अपने माता पिता का पहचान पता होगा। पहली बात, राजा को न्यूनतम वस्तुएं ही दी जाएंगी जिससे वो अपनी जो मिनिमम इसकी ज़रूरतें हैं नीड्स है वो बस पूरी हो जाए। इसके पास ना कोई संपत्ति होगी, ना सोने चांदी, है ना, सांस्कारिक वस्तुएं नहीं होगी इसके पास, सोने चांदी सुख संपदा, बड़े बड़े बंगले घोड़ा गाड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखना दोस्त। तो प्रॉपर्टी नहीं होगी, फैमिली नहीं होगी, कोई संपत्ति नहीं होगी, इसी को दोस्त स्त्रियों का साम्यवाद, यानी कि संपत्ति ना होना और स्त्री ना होना, इसी को संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद कहा जाता है ना। राजा की अपनी कोई प्राइवेट संपत्ति और कोई स्त्री ना होना, यानी कि कोई फैमिली नहीं होगी, ना ही कोई वाइफ होगी एक राजा की, ठीक। इसे कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइफ्स के नाम से जाना जाता है, जो कि द रिपब्लिक के अंदर प्लेटो ने चर्चा करी है। तो एक राजा इस तरीके का होना चाहिए जिसको सिर्फ मिनिमम नीड्स पूरी की जाएगी एक राजा की। फैमिली, पूरी प्रजा इसकी एक फैमिली है, वो सभी को एक बराबर मानेगा। तीसरी बात दोस्त, इसको सांस्कारिक वस्तुएं सोने चांदी इन सब से ऊपर उठ के जीना है, और मतलब कि विलासिता की वस्तुएं होती है, सुख संपदा, ये सब नहीं। एक देश की संपदा, एक राज्य की संपदा सभी की चीज़ है, उस पर सभी का बराबरी का अधिकार है, एक राजा का नहीं है, वो सभी का। राजा भी दोस्तों कॉमन मैन की तरह रहेगा, बस वो दार्शनिक है इसलिए सभी को गाइडिंग करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो दोस्त ना कोई संपत्ति ये सब नहीं है, तो इससे कुछ नहीं ये कहा है भाई, है ना। तो को न्यूनतम जरूरतें यानी कि बेसिक नीड्स इसकी पूरी की जाएगी, सिंपल। प्रॉपर्टी नहीं होगी, फैमिली नहीं होगी, जो बच्चे होंगे दोस्त, जो फैमिली होगी वो सभी की पूरी फैमिली होगी। बच्चे को अपने माता पिता के बारे में नहीं पता होगा, और ना ही राजाओं को यानी कि स्त्री पुरुष को अपने बच्चों के बारे में पता होगा, ताकि उनका प्रेम अपने बच्चों की तरफ जाए, ऐसा कुछ होगा नहीं, सब कुछ अलग अलग होगा। इस प्रकार दोस्त एक आइडियल स्टेट प्लेटो बनाना चाहता है इस एजुकेशन सिस्टम के तहत, जो अभी मैंने आपको बताया, पहला पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट कौन सा? संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइफ्स। इस तरीके से एक आइडियल स्टेट बना सकता है कौन है, या बनाया जा सकता है, या बनना चाहिए,
कौन कह रहा है? ये प्लेटो कह रहा है। तो ये है प्लेटो का एक आइडियल स्टेट का 2 प्रिंसिपल, जिसमें उसने एजुकेशन और कम्युनिज्म ऑफ किसकी, प्रॉपर्टी एंड राइट्स की बात करी है। चलिए दोस्तों, तो आज की इस क्लास के अंदर ये टॉपिक हमने अच्छे से समझ लिया है। खैर आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका हो, लेकिन अब आपका क्या कहना है कि सच में ये जो सिस्टम बताया है प्लेटो ने, ये आज इम्प्लीमेंट हो सकता है? दरअसल नहीं हो सकता है। इस तरीके की एजुकेशन सिस्टम आज कहीं पे भी नहीं है, ना किया जा सकता है। ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल क्यों नहीं है, या क्या इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे। सेकंड बात दोस्तों ये है कि आज ऐसा दार्शनिक राजा जिसमें सिर्फ सत्ता सौंप दी जाएगी, तो दोस्त कहीं ना कहीं एक तानाशाही भी आ सकती है। बस इसके सिवा कोई बनेगा ही नहीं, इसको सबके डायरेक्शन माननी पड़ेगी। यही जो बोलेगा बस यही, बस क्यों? क्योंकि ये पढ़ा लिखा, ये दार्शनिक है, ये जानता है शासन क्या चलाते हैं। तो सब बस ये जो बोल देगा वो विधि का विधान है, वो भगवान ने कहा है, इसके ऊपर कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्लेटो यहाँ पे अधिनायक बात की बात कर दी है, डिक्टेटरशिप की बात करता वो जा रहा है। खैर दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही रहने देता हूँ मैं, ताकि आपको ये दोनों पॉइंट्स कवर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं प्लेटो को क्रिटिसाइज करूँगा, प्लेटो की आलोचना करूँगा कि इसके मेन किन पॉइंट्स को कारण इसकी आलोचना की जाती है और किन बातों के कारण इसको मतलब कि क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये चीज़ प्लेटो ने गलत कही है, जो कि आज इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता और ना ही उस समय भी। यानी कि जो चीज़ क्या चाहता है, सपनों की बात प्लेटो ने, बस जैसे हम भी सो रखे होते हैं तो हम बड़े महल में हैं, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ है, मैं चॉकलेट दे रहा हूँ, मैं फूल खिला रहा हूँ, गले मिल रहा हूँ। ऐसा होता नहीं है। सपना टूटता है, मम्मी आप बोलती क्या कर रहा है? मम्मी कुछ नहीं, अरे कहाँ गई वो, कहाँ गई है, समझ गया ना। चलिए खैर दोस्तों, ये सपने वाली बात सपनों में रह जाती है, अपने वाली बात अपनों के बीच रह जाती है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना। ऐसे वीडियो दोस्तों चैनल पर रोजाना आती रहती है। आज ही बेल आइकन ऑन करना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट आ जाए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।